वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से पेडागोजी मास्टर सीरीज में। और हम डिस्कस कर रहे हैं पेडागोजी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जिनके थ्रू हम क्लियर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स। तो अभी हम कर रहे हैं इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। इसका पार्ट 1 आ चुका है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन के थ्रू हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया और बाकी फिर यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में हम 12 क्वेश्चन तक कर चुके थे, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे सीधा। क्वेश्चन नंबर 13 आसान ही है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। नॉट तो किससे समझने वाली टीचिंग नहीं होगी, है ना, समझने वाली, अंडरस्टैंडिंग वाली। पहला कह रहे हैं हेल्प स्टूडेंट सी सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस एंड जनरेट एनालॉजीज। देखो सिमिलैरिटी भी समझा रहे हैं, डिफरेंस भी समझा रहे हैं, है ना, इससे तो अच्छी लर्निंग होगी, है ना। दूसरा कह रहे हैं अनेबल स्टूडेंट टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट, सिर्फ रटवा रहे हो, याद करवा रहे हो, ये तो अच्छा तरीका नहीं है, है ना। आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन अ फेनोमेनन और कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स। बच्चों से बोलो जो हो रहा है उसको अपने शब्दों में समझाओ। मतलब अपने शब्दों में तो बच्चा कहे तब ही पाएगा ना जब उसको आता होगा, आता मतलब समझ में आया होगा। तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। टीच स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड एग्जाम्पल, तो बच्चों को बोलो कि किस तरह से एग्जाम्पल दिए जाते हैं और किस तरह से चीजें होती हैं, ये बच्चा करे, तो ये भी अच्छी चीज है। तो ये 3 अच्छी चीज है, बट ये गलत चीज है। रटवाना नहीं है, याद नहीं करवाना है। और यही पूछा था कौन सी अच्छी चीज नहीं है, तो ये वाला आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इससे रटना होगा, समझना नहीं होगा। क्वेश्चन में ही था समझ के लिए, तो ये समझ के लिए नहीं है। ठीक है, कौन सा समझ के लिए नहीं है? सेकंड वाला समझ के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आसान क्वेश्चन है। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन निर्माण करना होता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो मतलब इन 4 ऑप्शन में से किस से अच्छे परिवेश का निर्माण होगा और किससे अच्छे परिवेश का निर्माण नहीं होगा, हमें यह पहचानना है। तो बच्चों के प्रयासों को जब हम स्वीकृति देंगे तो अच्छे परिवेश का निर्माण होगा ना, बच्चे मोटिवेटेड फील करेंगे कि हाँ हमारी बात सुनी जाती है। दूसरा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, कि टीचर जो कह रहा है सारा बच्चा वही करे, ये बहुत अच्छा नहीं। बच्चा अपना भी दिमाग चलाए, हाँ ऐसा भी तो होना चाहिए ना, अपने आइडियाज जनरेट करे। बच्चों को स्वीकार करना, मतलब बच्चों को क्लास में रिस्पेक्ट देना, ये भी अच्छी चीज है। बच्चों को रिस्पेक्ट दोगे तो बच्चे अच्छा फील करेंगे, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अध्यापक का सकारात्मक रुख, बहुत अच्छी चीज है। बच्चा मतलब टीचर जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखता है बच्चों को लेके, उनकी परफॉर्मेंस को लेके, लर्निंग को लेके। तो 3 तो अच्छी चीजें हैं। सेकंड ऑप्शन अच्छा नहीं है, सिर्फ टीचर की बात नहीं माननी, अपना दिमाग भी चलाना है। तो यही पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, सेकंड वाला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टीचर की बात मानने जैसा, मतलब हर बार टीचर जो कह रहा है वही करना, वो अच्छी चीज नहीं है। बच्चा अपना भी दिमाग चलाए, ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ टीचर कैन हेल्प चिल्ड्रन टू प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। मतलब बच्चों को कॉम्प्लेक्स सिचुएशन समझा रहा है, टीचर कैसे समझा सकता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन एंड ऑफरिंग अ हाई रिवॉर्ड टू द चाइल्ड हु कंप्लीट द टास्क फर्स्ट। पहले तो मैंने आपको बताया कि कंपटीशन एक नेगेटिव चीज है, ये नहीं करनी। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया रिवॉर्ड बहुत अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, कभी कभी दिया जा सकता है, बट बहुत अच्छी चीज नहीं है, तो इसको भी कम ही हम यूज करेंगे। तो ये अच्छी चीज तो है नहीं, हाँ, तो इससे तो सीखना होगा नहीं, तो ये आंसर गलत हो गया कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वाला। अगला कहते हैं नॉट ऑफरिंग एनी हेल्प एट ऑल सो दैट चिल्ड्रन लर्न टू हेल्प ऑन देयर ओन। अब ये कहना कि नॉट ऑफरिंग एनी हेल्प एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी हेल्प मत करो, ये भी गलत है। थोड़ी बहुत हेल्प करो, बच्चे को जितनी हेल्प की जरूरत है उतनी हेल्प करो। तो ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि कह रहे हैं बिल्कुल भी हेल्प मत करो, ये इसलिए गलत हो गया। थर्ड कह रहे हैं गिविंग अ लेक्चर ऑन इट, मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क सिखाना है, लेक्चर दे दो। लेक्चर से क्या होगा, बिल्कुल गलत है। लेक्चर से तो बच्चा वैसे ही नहीं सीख सकता। अब देखो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ना, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होगा जो हम समझा रहे हैं, तो कैसे समझाएंगे? फोर्थ सही है, ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो। एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शन, और बच्चों को इंस्ट्रक्शन समझाओ। तो पार्ट में तोड़ोगे तो बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स टास्क है ना,
तो कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर ही समझाया जा सकता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो ये है बेस्ट ऑप्शन, जहां पे हम बच्चों को कार्य को छोटे हिस्सों में बांटकर और निर्देश लिखकर समझा रहे हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा। तो शिक्षक की भूमिका पर 4 आपको स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सा सबसे सही कथन है? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, गलत है। ज्ञान पाठ्य पुस्तक में ना होकर, पाठ्य पुस्तक में तो फैक्ट्स होते हैं ना, कॉन्सेप्ट है। लर्निंग क्या है? कॉन्सेप्ट से जुड़ी है। तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक के भरोसे बैठने से नहीं होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल या एक्स्ट्रा तरह की एक्टिविटीज भी करानी पड़ सकती हैं। दूसरा कह रहे हैं पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए प्राप्त समय देना महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। पाठ्यक्रम पूरा कराने के चक्कर में हम स्पीड से दौड़ा तो देंगे, बट हो सकता है बच्चे को चीजें समझना है, तो ये भी गलत है, बहुत अच्छा नहीं है। तीसरा, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कुछ हद तक ठीक है कि जहां पे बच्चे बातचीत करके, पूछताछ के माध्यम से, इंक्वायरी करके सीखते हैं, अच्छी चीज है। बट फोर्थ भी देख लेते हैं, कक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण की भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? मैंने पीछे किसी वीडियो में बताया भी था। अगर आप क्लास में एक्टिविटी करा रहे हो तो एक्टिविटी की वजह से थोड़ा बहुत शोर होगा, है ना, इनडिसिप्लिन हो गया क्लास में। तो एक्टिविटी जब हम कराते हैं तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता, पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन नहीं रहता। और अगर हम सिर्फ अनुशासन पे जोर दे रहे हैं तो हम सिखाने पर जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ हो नहीं सकती। या तो क्लास में अनुशासन होगा या क्लास में सीखना होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अनुशासन बिल्कुल नहीं है तो ही लर्निंग हो रही है। लर्निंग की वजह से कुछ अनुशासनहीनता जरूर आएगी, बट पूरी तरह से अनुशासनहीन क्लास को भी नहीं सिखाया जा सकता। ध्यान से सुनिएगा, लोग बिल्कुल रटने वाले तरीके से करते हैं। तो मान लो एक क्लास है जिसमें डिसिप्लिन है, वहां पे लर्निंग बहुत अच्छी नहीं होगी। तो अगर हम डिसिप्लिन से लर्निंग की बात करें ना, बहुत अच्छी नहीं होगी। बट एक क्लास जिसमें कंप्लीट इनडिसिप्लिन है, क्या वहां पे लर्निंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी, वहां पे भी लर्निंग बिल्कुल नहीं होगी। तो रिलेशन ऐसा नहीं है। रिलेशन क्या है कि जब लर्निंग हो रही होगी एक्टिविटी बेस्ड, तो कुछ इनडिसिप्लिन हो जाएगा। तो लर्निंग की वजह से इनडिसिप्लिन होता है। ध्यान से सुनिएगा, लर्निंग की वजह से इनडिसिप्लिन होता है, बट इनडिसिप्लिन की वजह से लर्निंग नहीं होती, ये गलत है। डिसिप्लिन की वजह से लर्निंग नहीं होती, लर्निंग की वजह से इनडिसिप्लिन हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो गया बेस्ट आंसर, जहां पे बच्चों को मतलब मौका मिल रहा है इंक्वायरी का, एक दूसरे के साथ बातचीत करने का, सीखने का, तो वहां भी बच्चे अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? हाउ कैन टीचर डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम? तो क्लास में बच्चे ऐसे हैं जो कि ध्यान नहीं देते, टीचर को क्या करना चाहिए? बिल्कुल ध्यान नहीं देते बच्चे, ऐसे होंगे, हर क्लास में होते हैं। कोई बच्चा बाहर देख रहा है, कोई बच्चा अपने किसी और काम में लगा हुआ है, तो टीचर क्या करे? पहला कह रहे हैं गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट एज होमवर्क। बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, आप वर्कशीट देके उखाड़ क्या लोगे घर के लिए? वो भी तो नहीं हो पाएगा ना इससे कुछ, तो इतना अच्छा नहीं है ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन अच्छा नहीं है। आस्क चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर निकाल देंगे। उससे हो क्या जाएगा? मतलब बच्चा क्लास में अनअटेंटिव है, ध्यान नहीं दे रहा, बाहर निकालने से क्या वो ध्यान दे लेगा? नहीं देगा ना। बाहर निकालना तो उसके लिए अच्छा हो गया, क्लास में ध्यान नहीं है, बाहर ही घूम लेंगे, तो ये भी बेकार है। स्कॉल्ड देम फ्रीक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ एंटायर क्लास, डांटो पूरी भरी क्लास के सामने। इसका नुकसान सुनो, जब हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है, आत्मसम्मान, वो गिर जाता है पूरी क्लास के सामने। और वो बच्चा टीचर के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए जो वो टीचर पढ़ाता है, या विद्यालय के लिए मन में हेट्रेड, घृणा उत्पन्न कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना इस तरह का, क्योंकि इससे बच्चे के मन में आती है घृणा। फोर्थ कह रहे हैं टॉक टू देम, उनसे बात करो, फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, उनसे बात करो और पता लगाने की कोशिश करो कि भाई उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा। देखो होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी क्लास में टीचिंग के दौरान हमें दिखती है कोई प्रॉब्लम, तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले रीजन आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है रीजन आइडेंटिफिकेशन से। यहां हम कर क्या रहे हैं? हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कारण। तो रीजन, हमेशा क्लास में रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि जो प्रॉब्लम है वो क्यों है,
और ये ऑप्शन वही बता रहा है कि जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, वो पता लगाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये है अच्छा ऑप्शन, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक स्तर है, अलग अलग स्तर पर विशेषताएं अलग अलग हैं, अलग अलग स्तर पर विशेषताएं अलग अलग हैं। तो मैं अलग अलग स्तर पे आपको बताऊंगा। पहले प्राथमिक स्तर की बात कर लेते हैं। पढ़ाने की उत्सुकता, कि टीचर बड़ा पढ़ाना चाहता है, ये तो हर लेवल पे विशेषता है, हर लेवल पे है। तो अगर हम ये बात करें, ये है ऑल लेवल्स, ठीक है, ऑल लेवल्स, तो हर लेवल पे ये विशेषता है। धैर्य और दृढ़ता, धैर्य क्या होता है, पेशेंस, दृढ़ता मतलब परसेवरेंस, क्या होता है कि बच्चे को समझ में नहीं आया। इन दोनों टर्म्स का मीनिंग समझो, धैर्य, पेशेंस और दृढ़ता। तो पहले पेशेंस तो आपको पता है, दृढ़ता की बात करते हैं, परसेवरेंस। आपने एक बार समझाया, बच्चे को समझ में नहीं आया, तो जब आपने पूछा कि समझ नहीं आया, बच्चे ने बोला नहीं आया, आपको अंदर से बुरा लगेगा, यार इसको समझ नहीं आया, चल एक बार और ट्राई करते हैं। आपने दोबारा समझाया, बच्चे को फिर समझ नहीं आया, आपने तीसरी बार समझाया, बच्चे को फिर समझ नहीं आया, आपने चौथी बार समझाया, बच्चे को फिर समझ नहीं आया। तो ये जो बार बार आप कोशिश कर रहे हो समझाने की, ये है दृढ़ता, परसेवरेंस, बार बार कोशिश करना। धैर्य क्या है कि आपने बार बार कोशिश करने की कोशिश करी। हाँ, धैर्य मतलब अगर धैर्यवान नहीं होगा तो वो सोचेगा अरे मेरे बस की नहीं है मैं टीचिंग छोड़ देता हूँ, है ना। तो धैर्य और दृढ़ता प्राथमिक स्तर पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को समझ नहीं आता है। अगर आप कभी प्राइमरी लेवल पर पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे नहीं आता है। तो बेस्ट आंसर तो ये होना चाहिए, बट हम बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। शिक्षक पद्धतियों और विषयों का ज्ञान, उसमें दक्षता, अच्छा है, बट ये हायर लेवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो प्राइमरी स्तर पर कंटेंट नहीं होता है ज्यादा पढ़ाने के लिए। अगर हम सोचें कि कंटेंट बहुत नहीं, कंटेंट तो कुछ है नहीं, असली चीज क्या है, उनको एक्टिविटीज के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, ठीक है, एक्टिविटीज के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। तो विषय का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जितना कि टीचिंग कैसे कराई जाए वो ज्यादा जरूरी है। अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, ये भी बहुत अच्छा तो नहीं है। तो बेस्ट आंसर जो बन रहा है प्राथमिक स्तर पर वो है धैर्य और दृढ़ता, पेशेंस एंड परसेवरेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 18 का, क्योंकि प्राइमरी लेवल था। अब देखिए अगर कोई पूछे कि भाई 6 to 8th क्लास की अगर बात करें तो उस पे क्या है, अगेन धैर्य और दृढ़ता के साथ साथ विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे विषय आ जाते हैं थोड़ा डीप में, है ना। फिर अगर हम बात करें कि 9th to 12th, यहाँ पे विषय के ज्ञान के साथ साथ एक और चीज आती है, मोटिवेट करने, मोटिवेशन एबिलिटी होनी चाहिए टीचर में कि बच्चों को मोटिवेट कर सके। ध्यान से देखिए फर्क, प्राइमरी में हम उसको मोटिवेशन नहीं बोलेंगे, इंटरेस्ट क्रिएट करना बोलेंगे। 9th और 12th में इंटरेस्ट क्रिएट करना भी कहा जा सकता है, बट मोटिवेट करना कहा जाएगा, क्योंकि मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को सीखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, और यहाँ पे मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है, प्राइमरी में इंटरेस्ट क्रिएट करना ज्यादा जरूरी है। तो हर लेवल पे अलग अलग है, बट क्योंकि क्वेश्चन प्राइमरी का था तो बेस्ट आंसर बन रहा है धैर्य और दृढ़ता, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज कंसीडर्ड, बहुत लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। डैश इज कंसीडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। मोटिवेटेड टीचिंग है, ध्यान से देखिएगा, वर्ड क्या है, मोटिवेटेड टीचिंग, मोटिवेटेड लर्निंग नहीं है। अगर इस टीचिंग वर्ड की जगह क्वेश्चन में होता मोटिवेटेड लर्निंग तो आंसर क्या होता, और मोटिवेटेड टीचिंग है तो आंसर क्या है, डिफरेंस है दोनों में। मोटिवेटेड टीचिंग अलग चीज है, मोटिवेटेड लर्निंग अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। आप एक वीडियो मेरी जो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि आप एक मोटिवेटेड लर्नर हो। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, क्योंकि आप एक मोटिवेटेड लर्नर हो, आप एक मोटिवेटेड टीचर नहीं हो। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं एक मोटिवेटेड टीचर हूं, ठीक है। मेरी वीडियो पे ना तो एड आ रही, ना ये वीडियो किसी ने स्पॉन्सर की, मैं क्यों बना रहा हूं वीडियो, क्योंकि मैं एक मोटिवेटेड टीचर हूं। तो डिफरेंस है, मोटिवेटेड टीचर टीचिंग पे फोकस करते हैं, मोटिवेटेड लर्नर पे लर्निंग पे फोकस करते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में मोटिवेटेड टीचिंग है तो आंसर क्या होगा, मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास।
मैक्सिमम अटेंडेंस क्लास में हमें यह दिखाती है कि बच्चे सीखना चाहते हैं इसलिए वो क्लास में आए हैं। तो ये मोटिवेटेड टीचिंग का तो आंसर हो नहीं सकता, तो ये तो गलत है। भाई बच्चे क्लास में आए हैं तो टीचर कहां से मोटिवेटेड हो गया? बच्चे क्लास में आए हैं क्योंकि बच्चे मोटिवेटेड हैं। रिमीडियल वर्क गिवन बाय द टीचर। रिमीडियल वर्क क्या होता है? ये असेसमेंट से जुड़ा है। एक बच्चे को आपने कॉन्सेप्ट समझाया, उसको समझ नहीं आया, आपने जब असेसमेंट किया तब आपको पता चला कि बच्चे का कॉन्सेप्ट गलत है। आपने उसको सुधारने की कोशिश करी, उस गलत कॉन्सेप्ट को सही करने की कोशिश करी, उसको हम क्या बोलते हैं? रिमीडियल वर्क। और रिमीडियल वर्क कौन करेगा? जो टीचर मोटिवेटेड होगा वो करेगा ना। तो रिमीडियल वर्क में मेहनत लगती है। एक टीचर दोबारा उस कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से क्यों समझाएगा? जब उसको लगेगा क्या कि मेरे को समझाना चाहिए, जब वो मोटिवेटेड होगा। तो आंसर है ये। बट आगे चलते हैं। क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट। बच्चा क्वेश्चन कब पूछता है? बच्चा क्लास में क्वेश्चन कब पूछता है? जब वो सीखना चाहता है, जब वो जानना चाहता है, मतलब वो सीखने के लिए मोटिवेटेड है। तो अगर क्वेश्चन होता मोटिवेटेड लर्निंग, तब आंसर होता ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट। पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। लेक्चर मेथड जरूर चल रहा होगा बट और कुछ नहीं हो रहा होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब ध्यान से सुनिए, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। मैक्सिमम अटेंडेंस, मतलब ठीक है मैक्सिमम अटेंडेंस टीचिंग से नहीं जुड़ा, बट लर्निंग में भी क्लास में आने से क्या होता है? क्लास में तो बच्चा मस्खरी करने भी आ सकता है ना, मजा लेने भी आ सकता है। आते हैं बहुत लोग, यूट्यूब पे भी आते हैं बहुत लोग, और मतलब मजे ही लेने वाले ज्यादा आते हैं, पढ़ने वाले तो वैसे भी कम आते हैं। यूट्यूब पे आपको भी रियलिटी पता ही है। तो मैक्सिमम अटेंडेंस से क्या होता है? मेरी वीडियो पे 1000 व्यू, अगर 1000 में से 900 सिर्फ मजे लेने आए हैं तो फिर फायदा क्या है? तो अटेंडेंस ज्यादा होने से कुछ नहीं होता है। अंदर कॉन्सेप्ट सीखना कितना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। तो अटेंडेंस हमें ये नहीं बताती कि बच्चा एक्चुअली में कितना मोटिवेटेड है। क्लास में आ गया, मोटिवेशन कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है क्लास में उसका यार दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कोई हो इसलिए आ गया हो, है ना। तो मोटिवेटेड बच्चा अटेंडेंस नहीं, क्वेश्चनिंग से पहचाना जाएगा कि उसने क्वेश्चन कितने पूछे, क्लास में इंटरेस्ट लेकर। तो अगर क्वेश्चन होता, ध्यान से सुनिए फिर से, अगर क्वेश्चन होता डैश इज कंसीडर्ड साइन ऑफ मोटिवेटेड लर्निंग, आंसर होता 3। अभी क्वेश्चन है डैश इज कंसीडर्ड साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग, अभी आंसर है 2। मुझे पता है आंसर 3 बताते हैं बहुत लोग, बट 3 लर्निंग के केस में है, टीचिंग के केस में नहीं है। टीचर मोटिवेटेड है तो वो रिमीडियल वर्क करेगा, स्टूडेंट मोटिवेटेड होगा तो वो क्वेश्चन करेगा। डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। मोटिवेटेड टीचिंग और मोटिवेटेड लर्निंग में बहुत डिफरेंस है और लोग अक्सर इसको गलत करते हैं, तो इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन। आई होप आप लोगों का क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है? मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टीचर की? पहला कह रहा है पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, ये मेजर है। मतलब सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न वर्क करना मेजर है, पढ़ाना मेजर नहीं है। तो पाठ योजना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अनुसार पढ़ाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है वो भी बताता हूं। लेसन प्लानिंग अगर आप लोगों ने करी है, आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है पढ़ाया भी हो, जो हम प्लान करके जाते हैं क्लास में वो इंप्लीमेंट नहीं होता क्योंकि अलग हो जाता है। तो लेसन प्लानिंग हम करते हैं बट वो लेसन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारी क्लास चलती नहीं है, क्लास में तो कुछ अलग ही हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसके अनुसार तो आप कभी पढ़ा ही नहीं पाओगे जो आप प्लान करके गए होगे। इंस्टेंटली क्लास की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ता है, वो रिटर्न में नहीं होता, वो हमारे दिमाग में चेंज होता है, ठीक है। यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एक्टिविटीज कराओ, कुछ हद तक ठीक है, एक्टिविटीज कराना ठीक है, बट यहाँ पे ना ये यथासंभव वर्ड ने गलत कर दिया। मतलब सिर्फ एक्टिविटीज ही कराते रहोगे, सिर्फ एक्टिविटीज ही, तो मतलब ये हो गया ना कि क्योंकि करानी है तो करा रहे हैं, लॉजिक नहीं है उसके पीछे, तो इसको डाउट में रखते हैं अभी। कठोर अनुशासन बनाए रखना, अभी मैंने बताया अनुशासन में क्लास नहीं हो पाती और क्लास में अनुशासन नहीं हो पाता, तो ये गलत हो गया। पहला भी बहुत अच्छा तो नहीं था। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, यह है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे का लर्निंग स्टाइल पहचानो, उसके सीखने का तरीका पहचानो और उस तरीके के अनुसार उसको मौके उपलब्ध कराओ सीखने के, ये है आंसर। तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। यथासंभव से मेरे को ऐसी डाउट हो गया था क्योंकि हमेशा एक्टिविटी कराते रहेंगे तो फिर चल क्या रहा है। तो बेस्ट आंसर है कि बच्चों को उनकी जो अधिगम शैली है, सीखने का तरीका है, उसके अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, ये है असली चीज, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमने किए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें अक्सर लोग गलत आंसर लगाते हैं और मुझे पता है गलत लगाते हैं। तो यहाँ पे अभिप्रेरित शिक्षण का दूसरा आंसर है क्योंकि शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य।
ये जो शिक्षक ने उपचारात्मक कार्य किया है क्योंकि वो अभिप्रेरित है शिक्षा देने के लिए। बट अगर अभिप्रेरित शिक्षण की बजाय अभिप्रेरित अधिगम होता, अधिगम मतलब बच्चा, ये मामा हो गया, कोई नहीं, ये समझ जाना आप, तो अधिगम होता तो क्या होता आंसर? अधिगम मतलब बच्चा सीखने के लिए प्रेरित है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा, तब आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर 3। तो अलग अलग सिचुएशन में आंसर अलग अलग होगा। एक वर्ड चेंज करने से आंसर चेंज हो जाएगा। मुझे पता है बहुत लोग 3 लगाते हैं, पर थोड़ा लॉजिक लगाइए, आंख बंद करके 3 मत लगाइए, लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग चलाइए अपना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है क्वेश्चन? टीचर्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट लेसन क्विकली। अब टीचर जनरली ऐसा करते हैं, आपने भी देखा होगा, पाठ जल्दी खत्म करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, तो क्या करते हैं? क्विकली एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम अ प्रिफर्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास में होता है ना 4-5 बच्चे उसने आइडेंटिफाई कर रखे होते हैं टीचर ने, उसको पता है इनको आंसर पता होगा, इन्हीं से पूछ लो। क्वेश्चन करते हैं, हाँ बेटा तुम बताओ, हाँ बिल्कुल ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, इस तरह से करते हैं। उससे क्या होता है? उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि जब आप उन गिने चुने 4-5 बच्चों से पूछ रहे हो तो बाकी बच्चों को आप डिस्करेज कर रहे हो। बाकी बच्चे सोचेंगे तो इन 4 को पढ़ाने आता है, छोड़ना हम क्या ध्यान देंगे, अपना कुछ काम करेंगे, तो बच्चे डीमोटिवेट होते हैं। बच्चे डीमोटिवेट, उनको मौका ही नहीं मिल रहा ना क्लास में पार्टिसिपेशन का, तो आप उनसे तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा ही नहीं रहे, 4-5 बच्चों से करवा रहे हो। ये एक बेकार कम अच्छे शिक्षक की विशेषता है। अच्छे शिक्षक ऐसा नहीं करते। अच्छे शिक्षक कभी ना कभी हर बच्चे को पार्टिसिपेट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। थोड़ा ऊपर कर देते हैं पहले इसको, सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे, आप दिख रहे हैं, हाँ। तो टीचर जो है वो प्रिफर्ड ग्रुप से पूछ रहा है। दिक्कत क्या है इसमें? पहला कह रहे हैं दिस रिक्वायर्स स्किल्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन आंसर क्वेश्चन मोर ऑफन। तो कह रहे हैं ये तो इसमें टीचर का ना स्किल होना चाहिए कि वो पहचान पाए कि कौन आंसर दे सकता है। ये स्ट्रेटेजी गलत है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, कि आप प्रिफर्ड ग्रुप से उन 4-5 बच्चों से पूछते रहो, तरीका ही गलत है, पढ़ाना तो है ही नहीं। डैश वो आगे कह रहे हैं दिस इज नेसेसरी टू कीप गोइंग इन क्लास टू कवर सिलेबस। अभी बताया सिलेबस कंप्लीट कराना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में हम जल्दी दौड़ाते हैं और समझ नहीं आता, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता नहीं, तो ये अच्छी चीज नहीं है। डिप्राइव अदर स्टूडेंट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। सभी बच्चों को समान अवसर मिलता है, इस तरीके से नहीं मिलता है, ये होना चाहिए आंसर। इससे नुकसान होता है कि आप दौड़ा रहे हो, सिलेबस खत्म कराने के चक्कर में 2-3-4-5 बच्चों से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हो और दौड़ा रहे हो, बाकी बच्चों को मौका ही नहीं दे रहे, तो उनको क्या नहीं मिल रहा? अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, ये होना चाहिए आंसर। सपोर्ट स्टूडेंट्स हु टेक इंटरेस्ट एंड बिकम टीचर्स चॉइस। कह रहे उन बच्चों को आप सपोर्ट कर रहे हो जो इंटरेस्ट लेते हैं। अरे इंटरेस्ट बाकी नहीं ले रहे क्योंकि आपने इंटरेस्ट उनका खराब करवा दिया, तो टीचर ने उनका इंटरेस्ट खराब करवा दिया, इसलिए इंटरेस्ट नहीं ले रहे। बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, तो ये भी गलत है। बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कि इससे सब बच्चों को मौके नहीं मिलते, और मौके नहीं मिलने से क्या होता है? वो क्लास में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं और इस तरह से सोचते हैं तो 4 को पढ़ाने आता है, हम क्या ध्यान दें इसकी क्लास में, तो ये गलत तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है शिक्षक की? अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। पहला पार्ट तो सही है कि अपना ज्ञान उनको देना, यहां तक तो सही है, बट परीक्षा के लिए तैयार थोड़ी करते हैं, जीवन के लिए तैयार करते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, तो ये गलत हो गया। समय सारणी का कठोरता से पालन और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। कठोरता से पालन, ये हाँ प्रॉब्लम है, आप नहीं कर सकते। अभी बताया ना लेसन प्लान जो हम करके जाएंगे, प्लान वो क्लास में उस तरह से इंप्लीमेंट हो नहीं सकता क्योंकि क्लास की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है, तो ये गलत है। सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। सही उत्तर के लिए पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एरर। गलतियां भी सही चीज हैं, बच्चे जो गलतियां करते हैं उनसे भी सीखने को मिलता है, तो हमेशा सही उत्तरों के लिए तैयार, तो फिर हम रटवा के ही कर रहे होंगे, तो ये भी गलत है, तो रटवाना तो है ही नहीं। लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं सीखने की विश्वसनीय स्थितियों को जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। ये देखिए कितना अच्छा है। तो आप बच्चों को सिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? विश्वसनीय स्थितियां जुटाना, मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जो जहां पे बच्चे अच्छे से सीख पाए, और स्वतंत्र चिंतन के सुविधा देना, मतलब अलग सोच पाए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो रटने से संबंधित नहीं है, सोचने से संबंधित है, तो ये है एक अच्छे शिक्षक की भूमिका, ये करना है टीचर को।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। भारत में होता क्या है, भारत क्या है, ये सभी डेवलपिंग कंट्रीज की सिचुएशन है, सिर्फ भारत नहीं, अफ्रीका के सारे देश इसमें आते हैं, और भारत के आसपास के पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, उन सब की सिचुएशन यही है, ठीक है, हर जगह की सिचुएशन यही है। तो कह रहे हो क्या रहा है भारत में, स्पेशली गर्ल्स डू हाउस होल्ड चोर्स बिफोर कमिंग टू स्कूल। तो लड़कियां घर से स्कूल आने से पहले घर के काम करके आती हैं, एंड आफ्टर गोइंग बैक फ्रॉम स्कूल, और स्कूल से घर जाके भी करती हैं। What do you think a teacher should do regarding homework in this context? अब प्रॉब्लम पता है क्या है, जब वो घर से काम करके आ रही है और घर जाके फिर काम कर रही है, तो उन्हें होमवर्क करने का या किताब खोल के पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। अब यहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए, यहाँ पे टीचर को ना पढ़ाई को घर से कनेक्ट करना चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी यही कहता है ना कि कनेक्ट करो, और जब आप कनेक्ट करोगे तो बच्चा सीखेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम बच्चे को फॉर्मूला रटवाएं, नहीं, मैथमेटिक्स फॉर्मूला नहीं है, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन नहीं है, मैथमेटिक्स थिंकिंग है, लॉजिक है। अगर आप एनसीएफ पढ़ेंगे, उसमें मैथमेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे बताया कि मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स इज अबाउट थिंकिंग। सेम गोज फॉर अदर सब्जेक्ट्स, है ना, साइंस, सोशल साइंस। सोशल साइंस तो स्पेशली क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए बनाया गया सब्जेक्ट है, उसका रटने से कुछ लेना देना नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है सोशल साइंस का मतलब पर्पस। तो देखते हैं आंसर, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। पहला कह रहे हैं आस्क द पेरेंट ऑफ द चिल्ड्रन टू गेट ट्यूशन फॉर कंप्लीटिंग द होमवर्क फॉर दिस, मतलब ट्यूशन लगवा दो भाई, बच्चे की होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाता, कितना घटिया ऑप्शन है। शी शुड गिव हार्श पनिशमेंट टू चिल्ड्रन हु डू नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, बहुत कठोर दंड देना, ये भी गलत है। टीचर शुड गिव होमवर्क दैट कनेक्ट द लर्निंग एट स्कूल टू चिल्ड्रंस लाइफ एट होम, यस, ये करना है, कनेक्ट करना है, बच्चे की घर की जिंदगी को स्कूल की जिंदगी से कनेक्ट करना है, तो ये होना चाहिए आंसर। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। टीचर शुड एंश्योर दैट चिल्ड्रन वेक अप अर्ली, टीचर एंश्योर करे कि बच्चे सुबह जल्दी उठे इन द मॉर्निंग एंड स्टे टिल लेट टू कंप्लीट देयर होमवर्क, और रात को देर तक जाग के होमवर्क कंप्लीट करें। बच्चों को सोने मत दो ना, हाँ, कितना घटिया ऑप्शन है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन कौन सा था, थर्ड, भाई कनेक्ट कर दो ना। जैसे मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ, 10th क्लास की बात है, मतलब मेरी नहीं, बच्चों की। मेरे पास पढ़ते थे 2 पड़ोसी के बच्चे, तो उनको ना फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। अब उनमें से एक एक्टर बन गया है, उसकी कोई मूवी आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अभी स्ट्रगलिंग एक्टर है एक्चुअली। तो फुटबॉल उनको बहुत पसंद थी उस टाइम। मैथ्स में उनका 0 इंटरेस्ट था। मेरा सब्जेक्ट मैथ साइंस है, साइकोलॉजी तो मज़े मज़े में पढ़ा देते हैं क्योंकि आती है, तो इंटरेस्ट नहीं लेते थे। मुझे इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हर कॉन्सेप्ट को फुटबॉल से जोड़ना पड़ता था, फिर इंटरेस्ट लेते थे। तो कनेक्ट करने से बच्चे सीखते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने से क्या होगा। मैंने आपको बताया था उदाहरण भी देने हैं, गैर उदाहरण भी देने हैं, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला कह रहे हैं अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, अभाव थोड़ी करता है, समझ अच्छे से आती है। अवधारणात्मक समझ की बजाय प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित करता नहीं, अवधारणाएं समझ में आती हैं। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है, यस बिल्कुल ठीक, ये होना चाहिए आंसर। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, मतलब कंफ्यूजन उत्पन्न करता नहीं, कंफ्यूजन को तो क्लियर करता है। तो ये बड़ा अच्छा जो तरीका है कि आप उदाहरण भी दो और गैर उदाहरण भी दो, एग्जाम्पल भी दो और नॉन एग्जाम्पल भी दो, उससे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, अगर आपके पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर होते आ रहे हैं तो ये भी आपको आसान लगेगा, ठीक है।